एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जैसे मैंने आप लोगों को प्रीवियस क्लास में करवाया था एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना। आज मैं कराऊंगी एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। ओके तो इसको स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के जो असाइनमेंट के डाउट्स थे वो मैं क्लास के बाद में ले लूंगी, ठीक है। मतलब अभी तो टाइम हो गया, या तो आप जल्दी आया कीजिए 10 मिनट, आप लोग आते ही नहीं है, टाइम पे आते हैं, तो आप लोग क्लास के बाद में रुकेंगे। जिन जिन के डाउट से 3-4 बच्चों ने मुझे भेजे थे, तो वो मैं सारे डाउट ले लूंगी अगर आपको सोल्यूशन देख के समझ में नहीं आया तो, ठीक है। हेडिंग डालिए यहाँ पे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोअरीन्स, किससे हम बना सकते हैं, एरोफ्रोम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, लिखो हेडिंग डालो बेटा। देखो मान लो तुम्हारे पास यहाँ पे बेंजीन रिंग है, ठीक है, ध्यान से समझना। एक्चुअली जो ये टॉपिक है ना, ये क्लास 11th से है, ठीक है। आज याद है मैंने सपोर्ट क्लास में बोला था एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के 2 लेक्चर्स हैं। एक्चुअली वो क्लास, एक्चुअली ये जो टॉपिक मैं आज करवा रही हूँ ये क्लास 11 से 12th का नहीं है, ठीक है, बिकॉज चैप्टर का नाम है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, तो मुझे ये बता दूंगी मैं आपको, ठीक है, जो जो आप लोगों के लिए जरूरी है। अगर तुम इसको डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो क्लास 11 से पढ़ लो, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे डिटेल में कराया तो इट विल टेक 3 आवर्स, है ना, बट मुझे ये 1.5 आवर में कराना है, ठीक है। चलो जो काम की बात है, मतलब काम की बातें बोले तो आगे आने वाले चैप्टर्स में जो कि काम में आएगा इससे रिलेटेड, वो हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अगर मान लो बेटा आपके पास बेंजीन रिंग है एंड यहाँ पे आपका कोई इलेक्ट्रोफाइल है, राइट, तो क्या होगा, H को रिप्लेस करके ये इलेक्ट्रोफाइल खुद आके लग जाएगा। दिस इज अ सिंपल डेफिनेशन ऑफ एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इसके पीछे एक अच्छा सा प्यारा सा मैकेनिज्म होता है, बट अगर मुझे सिंपल डेफिनेशन देनी हो कि एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मतलब इलेक्ट्रोफाइल आएगा, सब्स्टिट्यूट कर देगा H को, खुद आके लग जाएगा, ठीक है। एक चीज मैंने बताई थी, अगर आप लोगों ने सपोर्ट क्लास, वैसे मोस्टली बच्चे तो तुम लोग वैसे काफी आते हैं उसमें, ओम नहीं आया था आज, कुछ बच्चे नहीं आते, चलो कोई बात नहीं। जैसे आपने सुना होगा एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन, कि एल्कीन जो है एडिशन रिएक्शन देते हैं। अगर मान लो मैं HBr के साथ रिएक्शन कराती हूँ तो पाई बॉन्ड ब्रेक करोगे तो एक जगह आपका क्या लग जाएगा, H लग जाएगा, और एक जगह Br लग जाएगा, है ना। लेकिन अगर मैं सेम चीज बोलूं कि क्या तुम एडिशन रिएक्शन कर सकते हो बेंजीन के केस में, तो आप क्या करोगे, कोई भी पाई बॉन्ड ब्रेक कराओगे और यहाँ पे आप क्या कर दोगे, H और Br लगा दोगे। क्या ये चीज हो सकती है क्या, आंसर इज नो। इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि पहले तुम्हारे पास जो बेंजीन रिंग थी ये क्या थी, एरोमेटिक थी। अब तुमने एडिशन रिएक्शन करवा दी बेंजीन पे, तो इसको क्या चेंज कर दे, किसमें चेंज कर दे, नॉन एरोमेटिक में, एरोमेटिसिटी खत्म करा देगा इसकी। बेंजीन रिंग, यस एरोमेटिक, यस बेंजीन रिंग जो पहले एरोमेटिक था वो एरोमेटिक नहीं है, तुमने एरोमेटिसिटी खत्म करा दी, यानी कि तुम स्टेबिलिटी से अनस्टेबिलिटी की तरफ चले गए। क्या वो रिएक्शन होगी, क्या नहीं होगी। इसलिए जो बेंजीन वाली रिएक्शंस होती हैं जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के केस में आप पढ़ते हो, वहां पे आप एडिशन रिएक्शन ना पढ़ के क्या पढ़ते हो, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ते हो। गेटिंग माय पॉइंट। और आज यही हमारा टॉपिक है, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। समझ रहे हो मेरी बात, ठीक है। अब इसका मैकेनिज्म आता है, मैकेनिज्म क्या होगा, लिखो, ओ सॉरी लिखो, क्या है पहला स्टेप, क्या है बेटा, ध्यान से देखो। मेरे पास ये बेंजीन रिंग है, सबसे पहले मैं क्या कराऊंगी, कोई भी कोई भी पाइबोन आप ब्रेक करा दो किसी भी साइड, क्योंकि सारी जगह क्या है, इक्विवेलेंट है, ठीक है। अच्छा अब क्या होगा, जैसे ही यहाँ पे नेगेटिव आएगा और यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, होगा क्या, जैसे ही यहाँ पे नेगेटिव आएगा इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करने वाला है,
यानी कि यहाँ पे बेंजीन रिंग क्या है मेरा बेटा, इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रोफाइल इज इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट, अटैक करेगा। ठीक है, आपकी बुक्स में कैसे दिखा रखा होता है, आपकी बुक्स में ऐसे दिखा रहा होता है, ठीक है। बट क्योंकि आप सीख रहे हैं, अगर आपने 11th में नहीं पढ़ा है तो आप इस तरीके से ब्रेक कर लो। यहाँ पे नेगेटिव आएगा, इलेक्ट्रोफाइल लग जाएगा, कैसे लगेगा मेरा बेटा, ध्यान से देखना, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे H ऑलरेडी था, इलेक्ट्रोफाइल आ गया, हाँ या ना। यस मैम। यस मैम। अब यहाँ पे क्या हुआ, क्योंकि आपने क्या किया, पहले सिस्टम आपका मॉलिक्यूल जो भी आपने बेंजीन रिंग लिए वो एरोमेटिक था, अब उसकी एरोमेटिसिटी खत्म कर दी, दिस इज नॉन एरोमेटिक। तो पहला स्टेप क्या है, स्लो स्टेप होता है। पहला स्टेप क्या होता है मेरा बेटा, स्लो स्टेप होता है, और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप यही होता है, ठीक है। ऑल्दो दिस कार्बोकेटायन इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, कैसे देख रहे हो, रेजोनेंस करवा दूं मैं, देखो देखो, अब इसको ऐसे भेज दो, देख पा रहे हो, बना सकते हो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, हाँ या ना में जवाब दीजिए। यस मैम। यस मैम। कितने बच्चे बना सकते हैं, रेज योर हैंड। दस बच्चे, बाकी बच्चे 11th में पढ़ के नहीं आए क्या, डांट सुनने वाले काम करते हो। अब झूठी हाँ मत भरना, अगर झूठी हाँ भी भर रहे हो तो पहली बात तो वो गलत बात है, आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अब मैं नहीं सिखाऊंगी इस टाइम पे, ठीक है बेटा। आपको 11th में पढ़ाया जाता है रेजोनेंस नाम का एक टॉपिक, वहां पे आप लोगों को सिखाया जाता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना, और जिसने मेरे से जीओसी पढ़ी है मैंने उनको सिखाया था, जिन्होंने नहीं पढ़ी 11th में कहीं से तो पढ़ी होगी, ठीक है। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करने आने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर मुझे इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना है तो कहाँ कहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, कि यहाँ पे आ रहा है, एक यहाँ पे आ रहा है, और कहाँ पे आ रहा है, सॉरी एक यहाँ पे आ रहा है, एक यहाँ पे आ रहा है, ध्यान से देखिएगा, और एक पे आ रहा है, ऑर्थो और पैरा पे आ रहा है, राइट। अगर इलेक्ट्रोफाइल यहाँ लगा है तो इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो पे आ रहा है और पैरा पे आ रहा है। तो यानी कि अगर मेरे को रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना हो तो क्या मैं ऐसे ही तो बनाऊंगी, देखना, बोलो, दिस इज माय रेजोनेंस हाइब्रिड। इसका नाम क्या है इस कॉम्प्लेक्स का, इसका नाम होता है सिग्मा कॉम्प्लेक्स। सिग्मा क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल देखो ना सिग्मा बॉन्ड बना रहा है यहाँ पे, और इसका नाम क्या होता है, व्हीलेंड इंटरमीडिएट, व्हीलेंड इंटरमीडिएट। याद करो, जब मैं तुम्हें एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक में करा रही थी तो उसका नाम था हिशन माइनर कॉम्प्लेक्स, सॉरी मिशन हाइमर कॉम्प्लेक्स नाम का वो कॉम्प्लेक्स बना था, जो रेजोनेंस हाइब्रिड बना था इन केस ऑफ एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में जो ये बना, इसको आप सिग्मा कॉम्प्लेक्स बोल दो, इसको आप अर्हेनियम आयन भी बोल सकते हो, अर्हेनियम आयन, इसको आप व्हीलेंड इंटरमीडिएट भी बोल सकते हो, ठीक है, क्लियर हुआ। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, स्लो स्टेप होता है, मैंने आके दिखा दिया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, सेकेंड स्टेप में जो ये आपका बना है कार्बोकेटायन, अब वो किसमें चेंज हो जाएगा, लॉस ऑफ प्रोटॉन, जैसे ही प्रोटॉन उसमें से निकाल दोगे वापस से वो क्या करेगा मेरा बेटा, एरोमेटिसिटी रीगेन कर लेगा, ये बनाया था हमने। अब क्या होगा, लॉस ऑफ प्रोटॉन होगा और वो क्या कर लेगा, एरोमेटिसिटी अपनी रीगेन कर लेगा, और इलेक्ट्रोफाइल तो लगा ही हुआ है। और ये वाला जो स्टेप 2 होता है ये अपना क्या होता है, फास्ट स्टेप होता है। वाई फास्ट स्टेप, क्योंकि नॉन एरोमेटिक से वो एरोमेटिक बन रहा है, और यही इस रिएक्शन का ड्राइविंग फोर्स भी होता है। मैम ड्राइविंग फोर्स क्या होता है, ड्राइविंग फोर्स का मतलब ये होता है कि कोई रिएक्शन क्यों होना चाहती है, कोई रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्यों जाना चाहती है, क्योंकि आपने उसकी एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब कर दी थी, अब उसको एरोमेटिसिटी वो रीगेन कर रहा है तो जाएगा ना फॉरवर्ड में। आप लोगों का क्या है ड्राइविंग फोर्स लाइफ का, आप लोगों को नीट क्रैक करके अच्छे से कॉलेज में, डिसेंट कॉलेज में जाना है, ठीक है। ऐसे ही ऑर्गेनिक में भी 99% रिएक्शंस का ड्राइविंग फोर्स होता ही होता है कि क्यों रिएक्शन वो हो रही है, गेटिंग माय पॉइंट। तो ये आपका क्या है मेरा बेटा, स्टेप 2 है, क्लियर है इसमें, बताओ। यस मैम। ठीक है, ओके। आगे आता है इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। अब एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाइए,
टू स्टेप रिएक्शन है, तो अगर मुझे एनर्जी वर्सेस, यहाँ पे क्या आता है, रिएक्शन प्रोग्रेस, सौरभ आ गया क्या, सौरभ जसनूर पल्लवी आ गए क्या? यस मैम। यस मैम। ओके ओके बेटा, रिएक्शन प्रोग्रेस। अब क्योंकि मेरा बेटा हमारा पहला स्टेप स्लो था, तो उसका मैं एक्टिवेशन एनर्जी इतना दिखाऊंगी, सेकंड स्टेप फास्ट था तो उसका उससे कम दिखाऊंगी। दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन वाला ग्राफ। यहाँ पे क्या है आप लोगों का, बेंजीन, जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो, और यहाँ पे क्या होगा, इंटरमीडिएट बनेगा ये वाला, है ना, और यहाँ पे क्या बनेगा आपका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। तो टू स्टेप रिएक्शन होती है ये ट्रांजिशन स्टेट, ये ट्रांजिशन स्टेट से। क्लियर है यहाँ पे, देखो इधर। यस मैम। पहला स्टेप स्लो है इसीलिए एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है, सेकंड स्टेप फास्ट है इसलिए एक्टिवेशन एनर्जी कम है। मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, केमिकल काइनेटिक्स में भी हम कर चुके हैं, है ना, यहाँ पे इससे पहले वाली रिएक्शंस में भी मैंने काफी बार बता दिया। ठीक है, अब चलते हैं हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पे, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बताओ तुम्हारे जहन में क्या आ रहा है, कौन कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट रहेंगे? टू स्टेप रिएक्शन, हाँ, slowest step is the rate determining step. टू स्टेप रिएक्शन है, वेरी गुड। स्लोवेस्ट स्टेप, हाँ जी बोलो। सब्स्टिट्यूशन होती है, एलिमिनेशन। हाँ वो तो होती है, ठीक है, वो तो ठीक है, लिख सकते हो तुम एक्स्ट्रा पॉइंट में। और बताओ जो रेट है अपना, तो यहाँ पे इंटरमीडिएट क्या बन रहा है, जल्दी बताओ। कार्बोकेटाइन, ओके, इंटरमीडिएट यहाँ पे क्या बन रहा है, कार्बोकेटाइन बन रहा है। ओम, आई होप यू आर एक्टिव इन क्लास। ठीक है, उसके अलावा जो रेट है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। शाबाश, गिरजा लेट हो गई बेटा आज। और बताओ, बस यही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, और बताओ। ट्रांजिशन स्टेट, हाँ ट्रांजिशन स्टेट तो नहीं बनती, इंटरमीडिएट बनता है। ठीक है, यही है अपने मेन पॉइंट्स। और रेजोनेंस हाइब्रिड लिख लो, जो यहाँ पे रेजोनेंस हाइब्रिड होता है उसका नाम क्या होता है, सिग्मा कॉम्प्लेक्स, सिग्मा कॉम्प्लेक्स, या आप इसको बोल सकते हो व्हीलेन इंटरमीडिएट, इडियट। याद ही नहीं है माइन, आपसे कोई पूछ नहीं रहा है ये वाला क्वेश्चन नहीं आएगा कि बताओ भाई जो रेजोनेंस हाइब्रिड बनता है एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में उसको क्या बोलते हैं, बट लेकिन हाँ पता होना चाहिए बिकॉज आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा मैं बोल सकती हूँ क्या, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेंगे, इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, बोलो। यस मैम। तो टिप्स पे पता होना चाहिए भाई तुम लोगों को, अब बहुत सारी चीजें आप पढ़ चुके हो। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मेन पॉइंट्स हैं जो आपको एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में पता होना चाहिए। क्या हुआ था पहले स्टेप में, क्या हुआ था, इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक करा था जिसकी वजह से हमारी एरोमेटिसिटी लूज हो गई थी। सेकेंड स्टेप में लॉस ऑफ प्रोटोन से अपना एरोमेटिसिटी क्या कर लिया, वो क्या बोलते हैं, रीगेन कर लिया। ठीक है, अब ये क्या है, कुछ पॉइंट्स हैं, मैं आपको कहना चाहती हूँ कि एक बार इसको आप पढ़ लीजिए, इसको आप पढ़ो आराम से, टेक योर टाइम, 2 मिनट ले लो और मुझे कंफर्म करो यस मैम हो गया। क्लास में आते क्यों जब लीव करना होता है भाई, मेरे को तो समझ में नहीं आती, तुम्हारे नेटवर्क इशू मेरी क्लास में क्यों होते हैं भाई साहब। करना है इसको, पढ़ना बेटा। आया समझ में? यस मैम, को आ गया। हाँ जी, मैम सेकंड वाला नहीं आया। क्या कहता है सेकंड वाला?
हाँ जसनूर, मैम एक बार थर्ड वाला स्टेप समझा दो प्लीज। थर्ड वाला, अच्छा एक बार मैं रीड कर देती हूँ, ठीक है? आओ एक बार जल्दी आओ। क्या बोल रहा है? एरोमेटिक, ये आपको नोट्स में उतारने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी आपने लिख लिया है, ठीक है? Aromatic rings have stable pi electrons, still they are available to attack on a strong electrophile to give a carbocation. ध्यान से सुनो, एरोमेटिक रिंग है, हम क्या कर रहे हैं, उसका पाई बॉन्ड ब्रेक करा रहे हैं। हालांकि हम एरोमेटिसिटी से नॉन एरोमेटिसिटी की तरफ जा रहे हैं, बट स्टिल दे आर अवेलेबल टू अटैक ऑन ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल। लेकिन ये ध्यान रखना है, जो आप इलेक्ट्रोफाइल ले रहे हो ना, दैट शुड बी स्ट्रॉन्ग। ऐसे नहीं है कोई भी इलेक्ट्रोफाइल ले लो, ठीक है? अभी हम आगे और रिएक्शंस पढ़ेंगे, क्लोरीनेशन पढ़ेंगे, है ना, ब्रोमिनेशन पढ़ेंगे, फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन पढ़ेंगे, तो वहां पे बताऊंगी किस तरीके से इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, ठीक है? अच्छा, पहला पॉइंट क्या बोल रहा है कि रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटाइन को आप सिग्मा कॉम्प्लेक्स भी बोलते हो, ये तो मैंने बता दिया, बिकॉज द इलेक्ट्रोफाइल इज जॉइंड टू द बेंजीन रिंग बाय अ न्यू सिग्मा बॉन्ड। दिस इज क्रिस्टल क्लियर, राइट? फिर वो बोलते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स को हम अरेनियम आयन भी बोलते हैं, जो कि एरोमेटिक नहीं है, बिकॉज द sp3 हाइब्रिड कार्बन एटम इंटरप्ट द रिंग ऑफ p ऑर्बिटल। देख रहे हो ना, ये पूरी रिंग रेजोनेंस में नहीं जा रही, आप देख रहे हो, देख रहे हो ना, क्योंकि यहाँ पे है ना, क्योंकि यहाँ पे sp3 कार्बन आ चुका है, ठीक है, जिसकी वजह से आप पूरी रिंग में रेजोनेंस नहीं हो पा रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? तो यही बोल रहा है वो यहाँ पे कि द सिग्मा कॉम्प्लेक्स इज नॉट एरोमेटिक बिकॉज द sp3 हाइब्रिड कार्बन इंटरप्ट द रिंग ऑफ p ऑर्बिटल। क्योंकि जब आपस में p ऑर्बिटल प्लेन में होते हैं तभी हमारी क्या होती है, रेजोनेंस होती है, जबकि sp3 क्या होता है, सारे एटम्स प्लेन में नहीं होते, लाइक टेट्राहेड्रल होता है वो, ठीक है? जब आप रेजोनेंस की बात करते हो तो ऑल कार्बन एटम शुड बी sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है? फिर वो कह रहा है कि एरोमेटिसिटी लूज कर देता है, वो वाला प्रोसेस एंडोथर्मिक होता है, मैंने बता ही दिया, स्लो प्रोसेस होता है, लेकिन जो सेकंड स्टेप होता है वो फास्ट प्रोसेस होता है और वहां पे एनर्जी रिलीज होती है, दैट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। फिर वो बोल रहा है कि ओवरऑल रिएक्शन इज सब्स्टिट्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोफाइल, यही तो कर रहे हो आप, प्रोटॉन की जगह इलेक्ट्रोफाइल का सब्स्टिट्यूशन करा रहे हो, इसी को ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है जी? बात क्लियर है जिसको जिसको नहीं हो रहा था? ये सिर्फ लैंग्वेज आपके नोट्स के लिए, आपको लिखना है लिख लो, आपसे कोई पूछ नहीं रहा है, बट मैंने रेफरेंस के लिए लगा दिया। अगर आपको मान लो जितना मैंने पढ़ाया है, अगर आपको उसका थ्योरी पढ़ना है तो आप भी पढ़ सकते हैं, ठीक है? उसके बाद आती है इंपॉर्टेंट चीज। अब ये भी वही चीज है जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो अपने ग्रेड 11 में, बट क्योंकि इसका यूज होगा आगे तो मुझे ये पढ़ाना पड़ेगा आपको, ठीक है? देखो, अगर मान लो बेटा, अगर आप बेंजीन पे कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा देते हो, तो आपको पता है बेंजीन पे कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा देने से इनकी पोजीशन का नाम क्या हो जाएगा, ऑर्थो, ये पैरा और ये, ठीक है? अगर मैं इस सब्स्टिट्यूएंट के रिस्पेक्ट में देखूं तो बच्चे, अब जो बेंजीन के ऊपर आप जो सब्स्टिट्यूएंट लगाओगे ना, वो सब्स्टिट्यूएंट डिसाइड करेगा कि आने वाला इलेक्ट्रोफाइल कौन सी पोजीशन पे लगेगा, ऑर्थो पैरा पे लगेगा या मेटा पे लगेगा। क्या बोल गई मैं? जो बेंजीन रिंग पे आपने सब्स्टिट्यूएंट लगाया है ना, दैट विल डिसाइड कि इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल कौन सी पोजीशन पे आएगा और अटैक करेगा, ऑर्थो पैरा पे या मेटा पे, ठीक है? अब ऐसे कौन से ग्रुप हैं जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो पैरा पे भेजेंगे, वो हमें चेक करना है। ऐसे कौन से ग्रुप हैं जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को मेटा पे भेजेंगे, ये हमें चेक करना है, ठीक है? तो बेटा, जो आपके एक्टिवेटिंग ग्रुप्स होते हैं, एक्टिवेटिंग ग्रुप्स कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं। आपको पता है उनका क्या होता है, प्लस एम और प्लस आई इफेक्ट होता है। आपको पता है, अगर लेट से मैं फिनोल ले लूं, फिनोल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सबको आता है बनाने, हाँ या ना में जवाब देना मेरे को। यस मैम। यस मैम। 3 जनों ने ही बोला बस, ठीक है? तो जैसे ही आप इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो आपको क्या दिख रहा है, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कहाँ पे जाएगी, ऑर्थो और पैरा पे जाएगी, यस और नो? यस मैम। अगर किसको नहीं पता है, बना के देखो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है इन केस ऑफ, अगर मैं कोई ऐसा ग्रुप लगा दूं जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होगा, जिसका प्लस एम या प्लस आई इफेक्ट होगा, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा बेंजीन रिंग पे, और स्पेसिफिकली कौन सी पोजीशन पे, ऑर्थो और पैरा पे। अब इलेक्ट्रोफाइल क्या है, इलेक्ट्रोफाइल इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो वो कहाँ पे जाना पसंद करेगा, जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, यानी कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। तो जितने भी ग्रुप्स आपके वो वाले ग्रुप हैं जिनका प्लस आई या प्लस आई इफेक्ट है, वो कैसे वाले ग्रुप होते हैं मेरा बेटा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं, ठीक है?
और एक्टिवेटिंग होते हैं टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन, पहली चीज, ठीक है। सेकेंड चीज, कुछ ऐसे ग्रुप होते हैं जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे तो भेजते हैं बट दे आर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। ऐसे कौन से होते हैं? हैलोजेंस। तुम लोगों को याद है, अगर तुमने कभी मेरी वीडियोस देखी हैं या मैंने भी काफी बार बताया है, हैलोजेंस का सिर्फ हम -I इफेक्ट कंसिडर करते हैं, +M इफेक्ट कंसिडर नहीं करते, ठीक है। अब यहाँ पे दो चीजें आती है मेरा बेटा, अगर तो तुमसे वो रिएक्टिविटी पूछ रहा है एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की इन केस ऑफ हैलोजन, तो तुम -I कंसिडर करोगे इफेक्ट। अगर वो ये पूछ रहा है कि हैलोजन अगर लगा है बेंजीन रिंग पे तो वो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को कहाँ भेजेगा, देन आप उसका +M वाला इफेक्ट क्या करोगे, कंसिडर करोगे, बिकॉज हैलोजन के पास भी क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, वो भी रेजोनेंस में जाएगा, है ना, वो भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा ऑर्थो और पैरा पे। तो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल इन केस ऑफ हैलोजन में भी कहाँ पे आएगा, ऑर्थो या पैरा पे आएगा। अभी मैं क्वेश्चंस भी करवाऊंगी, डोंट वरी, ठीक है। उसके बाद आते हैं कुछ ऐसे ग्रुप होते हैं जो डीएक्टिवेटिंग होते हैं और इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को मेटा पोजीशन पे भेजते हैं। कौन से ऐसे ग्रुप होंगे मेरा बेटा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे, बोलो हाँ या ना, बोलिए। यस मैम। करो, तुम्हारे पास ये है CHO है यहाँ पे, तुम इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के देखो और मुझे ये बताओ कहाँ कहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। व्हेन यू ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ बेंजल्डिहाइड, तो मुझे ये बताओ कि कौन सी पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है, जल्दी से तुम्हारे। हाँ जी मैम, जो सेकंड वाला था ना मैम, ये समझ नहीं आया। कोई नहीं, मैं क्वेश्चन लेके समझाती हूँ, ठीक है। पहले ये वाला करके बताओ जो मैंने भी पूछा है। ओके। मुझे जल्दी से सारे बताएंगे। व्हेन यू ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ बेंजल्डिहाइड, तो कहाँ कहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है? मैम ऑर्थो और पैरा पे। ऑर्थो और पैरा पे, ओके। बाकी बच्चे भी ट्राई कीजिए। बेटा ऑर्गेनिक को थोड़ा सीरियस ले लो, वरना जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म में तुम कबाड़ा मचा के आए हो ना, हेलो एल्केन्स वाले टेस्ट में भी वही करके आओगे, बता दे रही हूँ मैं, ठीक है। तो इसीलिए जो बोल रही हूँ उसको पढ़ना चालू कर दो, बार बार नहीं बोलूंगी मैं। एक टाइम पे आने के बाद मैं भी बंद कर दूंगी कि 11th का कर लो, 11th का कर लो। नहीं करोगे तो मैं एक टाइम पे बोलना छोड़ दूंगी, फिर तुम्हारे ऊपर है। 12th में भी पास होना है ना तुम लोगों को, 12th में भी है बेटा ये चैप्टर। ऑर्थो और पैरा पे बोल रहे हैं। और बताओ मोनिका और गिरजा के अलावा बाकी किसी का नहीं आया क्या? अरे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसे ही तो ड्रॉ करोगे ना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है। यानी कि यानी कि इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, आपका जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कहाँ से कम हो रही है? ऑर्थो और पैरा से कम हो रही है। तो इलेक्ट्रोफाइल कहेगा मैं कहाँ जाऊं, मेटा, क्योंकि ऑर्थो और पैरा से तो भैया खींच रहा है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो ऐसे वाले ग्रुप जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, वो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को कहाँ भेजते हैं बेटा? मेटा पोजीशन पे भेजते हैं, और वो डीएक्टिवेटिंग होते हैं, ठीक है। डीएक्टिवेटिंग होते हैं टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है जी। बिकॉज अगर इलेक्ट्रोफाइल आता है तो अगर उसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा दिख रही है बेंजीन रिंग पे, वो वाले ग्रुप एक्टिवेटिंग होते हैं। जो मेटा पोजीशन पे आते हैं वो वाले ग्रुप क्या होते हैं? डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स होते हैं। हैलोजेंस क्या है? हैलोजेंस आपके डीएक्टिवेटिंग है बट ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। इसको मैं अगर नहीं समझ में मैं क्वेश्चन लेके समझा दूं, ठीक है। अब मैम ये तो बता दो ऐसे कौन कौन से ग्रुप हैं जो एक्टिवेटिंग है, जो डीएक्टिवेटिंग है, आप ये तो बता दो। तो मैंने यहाँ पे एक चार्ट लगा दिया, तुम्हारी हेल्प हो जाएगी इससे, ठीक है। अब जो एक्टिवेटिंग ग्रुप है आप देख रहे हो वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे भेज रहे हैं इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को, देख रहे हो। और जो डीएक्टिवेटिंग है वो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को कहाँ भेजेंगे? मेटा पे भेजेंगे। अब ऐसे कौन कौन से ग्रुप हैं बेटा? जैसे O नेगेटिव हो गया, NH2 हो गया, NHR हो गया, NR2 हो गया, डाइमिथाइलअमीन हो गया, OH हो गया, ये सारे क्या होते हैं? स्ट्रॉन्गली एक्टिवेटिंग होते हैं, ऑर्थो पैरा पे भेजेंगे। OR हो गया, NHCOR हो गया, OCOR हो गया, ये भी क्या करते हैं? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, ठीक है।
आप समझ रहे हो वेरी स्ट्रोंगली और स्ट्रोंगली का मतलब क्या है? ये बहुत ही स्ट्रोंग है, ये उसके कंपैरिजन में कम स्ट्रोंग है। मैम ये हमें ऑर्डर याद करना है क्या? थोड़ा सा आइडिया रख सकते हो, बट बिल्कुल एज इट इज लर्न करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। ठीक है, मैं समझा सकती हूँ तुम लोगों को कि NHCOCr, ध्यान से सुनो, अगर बेंजीन रिंग पे ये लग जाएगा तो ये एक्टिवेटिंग तो है बट इतना एक्टिवेटिंग नहीं है। रीजन क्या है? क्योंकि नाइट्रोजन के लोन पे बेंजीन रिंग में भी जा रहे हैं और यहाँ पे भी जा रहे हैं, रेजोनेंस में दो जगह जा रहे हैं भाई खाना खाने। 50% यहाँ जा रहा है और 50% यहाँ जा रहा है, तो यहाँ पे पूरा इफेक्ट कम हो गया ना थोड़ा सा इसका। गेटिंग माई पॉइंट? जबकि अगर मैं मान लो यहाँ पे बेंजीन रिंग पे OH लगा दूं तो इसमें 100% जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो बेंजीन रिंग में जा रही है। ऐसे करके समझ सकते हो तुम लोग, है ना? तो इसीलिए OH इज अ स्ट्रॉन्गली एक्टिवेटिंग ग्रुप एज कंपेयर टू NHCOR, OCOR। ऐसा नहीं है कि इस चैप्टर में ही आएंगे, पूरी ऑर्गेनिक में चलता जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एक जगह पे लिखवा दिया ताकि बार बार चैप्टर में मुझे ये समरी चार्ट लगाना ना पड़े। पूरी ऑर्गेनिक में ये चीजें आएंगी। ठीक है, एल्काइल ग्रुप आपको पता ही है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है तो वो भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा। एराइल ग्रुप बोल रहे हैं, CH2 बोल रहे हैं, ये बहुत ज्यादा यूज नहीं होते हैं, ये बहुत ज्यादा यूज नहीं होते हैं। अब हेलोजेंस है, हेलोजेंस क्या होते हैं? डीएक्टिवेटिंग होते हैं लेकिन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। इसके अलावा NO ये रहने दो, मत करो, करने की जरूरत नहीं है मेरा बेटा, ठीक है, ये करने की जरूरत नहीं है। आगे आइए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप देखो, एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड, है ना, एस्टर, एसाइल क्लोराइड, साइनाइड, सल्फोनिक ग्रुप, NO2, Nr3+, CF3, ये क्या होते हैं? डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को कहाँ भेजते हैं? जल्दी बताओ। मेटा डायरेक्ट है, मेटा पोजीशन। और NO2 तो, और ये जरूर ध्यान रखना, NO2 तो भैया बहुत ही स्ट्रोंगली डीएक्टिवेटिंग है, बहुत ही स्ट्रोंगली। ठीक है, इतना आपको ध्यान में रखना है। आपको वहां पे पढ़ाई जाती है 11th में चीजें। अगर आप वीडियो लेक्चर देखेंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का ग्रेड 11 का, तो वहां पे भी मैंने सेम चीजें वहां पे बताई हुई है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। मैम इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स इन डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, मैम इसका क्या मतलब है? देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हुआ है पहले नीट में। देखो ध्यान से सुनना, अगर मान लो मेरे पास बेंजीन रिंग पे दो ग्रुप लगा दिए मैंने, एक मान लो CH3 लगा दिया, एक मान लो OH लगा दिया। गेटिंग माय पॉइंट? तो यहाँ पे आप कैसे डिसाइड करोगे कि इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल कौन सी पोजीशन पे आएगा? है ना ट्विस्ट क्वेश्चन में कि कहाँ से आएगा अब इलेक्ट्रोफाइल, कौन सी पोजीशन पे आएगा? क्योंकि दोनों ही क्या है? एक्टिवेटिंग ग्रुप है, हाँ या ना? Yes, ma'am. अब CH3 के रिस्पेक्ट में ये ऑर्थो है, OH के रिस्पेक्ट में ये मेटा है, CH3 के रिस्पेक्ट में ये मेटा है, OH के रिस्पेक्ट में ये ऑर्थो है। मैम ऐसे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, राइट? तो इसके लिए आपको दो तीन चीजें ध्यान रखनी है। अगर बेंजीन रिंग के ऊपर दो ऐसे ग्रुप लगे हुए हैं जो दोनों के दोनों क्या है? एक्टिवेटिंग है, तो कौन डिसाइड करेगा पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल? जो कि स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप होगा, यानी कि CH3 और OH में से ये स्ट्रॉन्ग है। OH will decide the position of incoming electrophile, या तो वो यहाँ पे लगेगा ऑर्थो पे, नहीं तो वो पैरा पे लगेगा। गेटिंग माय पॉइंट? Yes, ma'am. अगर मान लो तुम्हारे पास एक लगा है OH और एक लगा है NO2, अब कौन डिसाइड करेगा? क्योंकि एक डीएक्टिवेटिंग है, एक एक्टिवेटिंग है, एक्टिवेटिंग वाला ग्रुप डिसाइड करेगा कि इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल कहाँ से आने वाला है। ये एक ऐसी चीज है ना जो मैं आज बता रही हूँ, जो पूरी ऑर्गेनिक में चलेगा तुम्हारा। सिर्फ मैं इस चैप्टर के लिए नहीं रेडी कर रही हूँ तुम लोगों को, आने वाले बहुत चैप्टर में। क्योंकि देखो ना यहाँ पे मैंने OH फिनोल बना दिया ना, तो ये फिनोल वाली रिएक्शंस बन जाएंगी फिर फिनोल वाले चैप्टर में। अगर मैम मान लो आपने दोनों ही डीएक्टिवेटिंग ग्रुप लगा दिया, तो क्या करें? मान लो एक CN लगा दिया और NO2 लगा दिया, तो जो मोर डीएक्टिवेटिंग होगा ना वो डिसाइड करेगा कि इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाएगा, यानी कि मेटा पे जाता है ना, तो NO2 के रिस्पेक्ट में मेटा कौन सी है? ये तो यहाँ पे जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर हुआ? Yes. मैम एक बार एक्सप्लेन करना कि OH और मैं दोबारा करती हूँ, एक बार 4th पॉइंट सुन लो बस तुम लोग, फिर मैं दोबारा एक्सप्लेन करती हूँ। फिर वो बोल रहे हैं कि अगर मान लो दो ग्रुप ऐसे हो जो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मेटा हो, जैसे Cl और Br आपस में मेटा है ना, तो वहां पे जो सब्स्टिट्यूशन होने के चांसेस होते हैं वो कम होते हैं। देखो एक तुम्हें ना काम की बात बताती हूँ, ऑर्गेनिक में तुम जब भी कोई रिएक्शन करा रहे होगे ना, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एडजेसेंट तीनों पोजीशन पे कोई ग्रुप लगे हों, वो स्टेबल नहीं होता।
ये बात ध्यान रखना, पूरी ऑर्गेनिक के लिए बता रही हूँ, पूरी ऑर्गेनिक के लिए। जब भी तुम अगर मान लो आगे भी किसी को केमिस्ट्री में इंटरेस्ट है, जाना है, तो ये चीज नहीं होने वाली कि एडजेसेंट पोजीशन पे 3 पोजीशन पे कोई ग्रुप लगा हो जाए। इसलिए यही रीजन है कि यहाँ पे देखो 1% की चांसेस है सिर्फ सब्स्टिट्यूशन होने के। ठीक है, देख पा रहे हो? ठीक है, यहाँ पे 62%, यहाँ पे 62% क्यों चांसेस है, ध्यान से देखो, क्योंकि ब्रोमीन के रिस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन है और क्लोरीन के रिस्पेक्ट में क्या है, ये पैरा पोजीशन है। यहाँ पे 37% क्यों दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्लोरीन के रिस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन और ब्रोमीन के रिस्पेक्ट में पैरा पोजीशन है। समझ रहे हो मेरी बात? तो यानी कि सब्स्टिट्यूशन हो रहा है बट इतना ज्यादा नहीं हो रहा है, तो ऐसे वाले केस तुम्हें कम ही देखने को मिलेंगे। गेटिंग माई पॉइंट? ज्यादातर कौन से मिलेंगे फिर सुनो, अगर बेंजीन रिंग पे 2 एक्टिवेटिंग ग्रुप लगा दे तो कौन डिसाइड करेगा महेश? जो स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप होगा। अगर एक एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग लगा दे तो कौन डिसाइड करेगा? जो एक्टिवेटिंग होगा। अगर दोनों डीएक्टिवेटिंग लगा दिए लाइक NO2 और CN, तो जो ज्यादा डीएक्टिवेटिंग होगा कौन है? NO2 तो वो डिसाइड करेगा कहाँ पे लगेगा। क्लियर Yes, हुआ? ma'am. बोलो Yes, जी। ma'am. ठीक है, पल्ले पड़ गया? Yes, ma'am. चलो बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं हम। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट कुछ रिएक्शंस की। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे क्लोरीनेशन। ये आपने सुना होगा इन ग्रेड 11। हाँ बेटा बोलो। चलो गलती से हो गया है संतोष। हाँ, क्लोरीनेशन ये आपने सुना होगा 11th क्लास में। ठीक है, देखो Yes, अब मैं ma'am. यहाँ पे क्या ले रही हूँ, यहाँ पे मैं क्लोरोबेंजीन ले रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे अब रिएक्शंस चालू हो गई हैं कि किस तरीके से आप रिएक्शंस करवाओगे क्या बोलते हैं एराइल हैलाइड्स की। अब मान वैसे आप बेंजीन भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पे मैं क्लोरोबेंजीन ले रही हूँ। अब यहाँ पे बेटा अगर आप चाहते हो एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हम पढ़ रहे हैं, अगर आप चाहते हो इलेक्ट्रोफाइल हमें मिल जाए तो हमें इलेक्ट्रोफाइल को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग लेना पड़ेगा। गेटिंग माय पॉइंट? अगर मान लो यहाँ पे क्लोरीनेशन करा रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है Cl2 तो लेना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आप खाली Cl2 ले रहे हो और सोच रहे हो कि बेंजीन रिंग पे चला जाएगा ये, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। आप जो ये रिएक्शंस होते हैं ना, क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन हो गया, आगे मैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन पढ़ाऊंगी, तो ये लुईस एसिड की प्रेजेंस में होता है। और इसमें लुईस एसिड हम जो जनरली लेते हैं वो लेते हैं एनहाइड्रस FeCl3 या AlCl3 भी ले लेते हैं। ठीक है, अब ये भी क्या बोलते हैं, लुईस एसिड भी है, कैटलिस्ट की तरह भी काम करता है। होता क्या है मेरा बेटा, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। यहाँ पे आपका क्लोरीन है, FeCl3 है। अब आपको पता है आयरन डी ब्लॉक का एलिमेंट है, राइट? इसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं और क्लोरीन के पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो क्लोरीन क्या करता है, इसकी वेकेंट डी ऑर्बिटल में क्या करता है, इलेक्ट्रॉन दे देता है। तो होगा क्या, ध्यान से सुनना, Cl, इसने Cl ने इलेक्ट्रॉन दिए, गेटिंग माई पॉइंट, और FeCl3 ने ले लिए। बोलो हाँ के ना? Yes, ma'am. अब क्या होगा यहाँ पे, क्योंकि चार्ज आ गया, अब हमें चार्ज को न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, Cl+ और FeCl4 नेगेटिव मिल जाएगा। बोलो Yes, ma'am. सोचो हाँ के ना? Yes, ma'am. अब यानी कि हमारे पास क्लोरीनेशन जो मैं रिएक्शन करवा रही हूँ, इसमें हमारा इलेक्ट्रोफाइल कौन सा मिल गया हमें, Cl+। Cl+ मिल गया। अब मुझे ये बताओ जो ये क्लोरीन है ये कैसा ग्रुप है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है या मेटा डायरेक्टिंग है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। रानी है क्या क्लास में? रानी नहीं है ना? रानी ठीक है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, यानी कि जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल Cl आएगा या तो वो ऑर्थो पे आएगा और पैरा पे आएगा, मिक्सचर हमें मिलेगा ऑर्थो पैरा का। अब डिसाइड करना है कि दोनों में से मेजर कौन सा है। यहाँ पे बड़े बड़े ग्रुप दूर लगे हुए हैं, तो दिस इज मेजर और दिस इज माइनर। बोलो हाँ के ना? Yes, ma'am. Yes, अगर ऐसे ही मान लो तुम्हें ब्रोमिनेशन करानी हो तो Cl2 की जगह क्या ले लोगे, Br2 ले लोगे। ठीक है, ये एक रिएक्शन होगी क्लोरीनेशन जो आप 11th में पढ़ते हो। ठीक है, मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ। ठीक है, अब कुछ एक बार क्वेश्चंस कर लेते हैं कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं नीट में इससे रिलेटेड। तो पहला क्वेश्चन तुम्हें दिखाई दे रहा है,
decreasing order of reactivity towards electrophilic substitution reaction of the following compounds. सबसे पहले इनके स्ट्रक्चर बनाओ और सोचने की कोशिश करो कि किस तरीके से क्वेश्चन आप अप्रोच करो करना। क्या लग रहा है भाई? मैम वो फोर्थ वाला तो सबसे पहले आएगा। मैम और थर्ड वाला लास्ट में। थर्ड वाला ज्यादा Yes. स्टेबल होगा, मतलब नहीं मैम, थर्ड वाला लास्ट नहीं में वो आएगा। थर्ड वाला लास्ट में है। शाबाश। तो ऐसे कितने ऑप्शन हो गए गिरजा? क्या लग रहा है? ऑप्शन 4। ऑप्शन Option 4 4 मैम। फोर्थ, फिर सेकंड, फिर फर्स्ट एंड फिर थर्ड। ओके, और बताओ थर्ड और फोर्थ में से होगा, ये तो तुम लोगों को पता चल गया। जानवी क्या लग रहा है? मैम सेकंड लग रहा है। क्लोरोबेंजीन सबसे पीछे आएगा क्या? अच्छा सेकंड। तुम्हें क्लोरोबेंजीन क्यों लग रहा है? क्लोरीन का क्या? नाइट्रो तो बहुत स्ट्रोंगली डीएक्टिवेटिंग है भाई। और बताइए, सोच के अच्छी बात है, एटलीस्ट सोच रहे हो आप लोग। और बताओ। मैम टाउलिन 3 होगा। यस, क्या बोल रहे हो? काजल रिज्वाइन कर लेना बेटा। ये देखो, ये क्लोरोबेंजीन है, ये यस आपका मैम। नाइट्रोबेंजीन है, एंड ये आपका टोल्यूइन है। ठीक है, यस तो मैम। आपको पता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएंगे, रिएक्टिविटी बढ़ेगी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो ये तो फोर्थ तो सबसे पहले आएगा, और थर्ड आपने बोला पीछे जाएगा। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जानवी NO2 जो है वो स्ट्रॉन्गली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है बेटा। वो तो डीएक्टिवेट कर देगा टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। सबसे कम रिएक्टिविटी इसके केस में होगी। अब बात आती है दोनों के केस में। तो मैं ये बोल रही थी उस पॉइंट में जो तमनप्रीत तुम पूछ रही थी, कि अगर आपको ये डिसाइड करना है हेलोजन के केस में इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल कहाँ आएगा, ठीक है, तो ऑर्थोपैरा पे आएगा। बट अगर उसकी रिएक्टिविटी आपको कंपैरिजन कराना है, तो इसमें हम हेलोजेंस का क्या कंसिडर करते हैं? माइनस आई इफेक्ट कंसिडर करते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? और माइनस आई इफेक्ट कंसिडर करोगे तो वो क्या करेगा? रिएक्टिविटी को कम कर देगा। इफ आई कंपेयर बेंजीन और क्लोरोबेंजीन, तो किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी? बेंजीन वाले की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू क्लोरोबेंजीन। बिकॉज रिएक्टिविटी का सुन लो ध्यान से, लिख लो कहीं पे, रिएक्टिविटी के टाइम पे हम लोग हेलोजेंस का माइनस आई इफेक्ट कंसिडर करते हैं। बट अगर तुम्हें ये बताना है कि इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल कहाँ आएगा, तो तुम ऑर्थोपैरा पे बोलोगे, तभी हेलोजेंस आर डीएक्टिवेटिंग बट ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग। NO2 को मैंने पीछे क्यों फेंका? वो इसलिए फेंका बिकॉज NO2 तो क्लोरीन से बहुत ज्यादा डीएक्टिवेटिंग है, क्योंकि हम इसमें माइनस M इफेक्ट को डोमिनेंट फैक्टर मानते हैं। दिस इज योर नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, 2021 का सवाल है ये। तो यानी कि इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ध्यान से, पहले फोर्थ आने वाला है, फिर फर्स्ट आने वाला है, फिर सेकंड आने वाला है, और फिर थर्ड आने वाला है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मैंने जान करके लिया है। हालांकि वही
सेम चीज मैं बार बार बोल रही हूँ, 11th में ही पढ़ा देते हैं ये, लेकिन इसलिए लिया है ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो कि किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, एक ये टाइप का क्वेश्चन, ये भी तुम्हारे नीट में आया था एक बार, अब एक बार इसको करने का ट्राई करो। मेरे को ऐसे लगता है ऑर्गेनिक के होश उड़ा दिए हैं सब सबके, ऐसे क्यों लग रहा है मेरे को? मैम डिक्रीजिंग मतलब जो सबसे ज्यादा डिक्रीज गंदा होगा मतलब उसको सबसे लास्ट में रखेंगे ना? हाँ बेटा, आप में से कितने बच्चों को ऐसे लग रहा है ऑर्गेनिक ने तो नींदे उड़ा दी? मतलब नींदे तो नहीं उड़ाई, सोते तो तुम अच्छे से हो, बट आप कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको ऑर्गेनिक ऐसा लग रहा है पता नहीं मैम क्या ही है? करना हैंड रेस। अच्छा, मोनिका तमनप्रीत दोनों को ऐसे लग रहा है? नो मैम आंसर के लिए। ना ना, नीचे करो, आंसर नहीं बताना है, मैं जो ये पूछ रही हूँ वो क्वेश्चन को बताओ मेरे को। बस महेश को ऐसा लग रहा है क्या? गिरजा तुम्हें भी ऐसा लग रहा है? गिरजा तुम ये बोलते हुए तो अच्छी नहीं लगती। बस 3 बच्चों को लग रहा है? काजल आप लीव कर दो बेटा फिर, ठीक है। अच्छा, मतलब 3 बच्चों को लग रहा है, ठीक है, ओके। कभी बात करना मेरे से, बताऊंगी मैं क्यों ऐसा लग रहा है तुम लोगों को। ये वाला क्वेश्चन करके बताओ, गिरजा ही बताएगी अब। गिरजा क्या लग रहा है, विच ऑप्शन इज करेक्ट? मैम किया नहीं है, थोड़ा वेट करो। बताओ, अप्रोच बताओ, चलो आंसर छोड़ो, अप्रोच बताओ। डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए हम लोग उसका ग्रुप देखेंगे, उसके ग्रुप के रिस्पेक्ट में हम्म। उसकी रिएक्टिविटी चेक करेंगे। तो फिर फोर्थ वाला ऑप्शन सबसे पहले आना चाहिए क्योंकि इट बेटर प्रोसीड द रिएक्शन। हम्म, फिर ठीक है, सही बोल रही हो उसके बिल्कुल, बाद बोलो। आ तो गया तुम्हारा आंसर फिर? ऑप्शन 1 तो होगा, लेकिन बाकी सारे ऑप्शंस में भी मतलब तीनों हाँ कंपाउंड्स में बताओ बताओ। कंफ्यूजिंग हो रहा है। ठीक है, तुम्हारे अकॉर्डिंग लास्ट फ्लोरीन वाला, मतलब क्योंकि तुमने ये बोला है तो ये वाला सबसे पीछे होना चाहिए, ऐसा क्यों? सोचो, फ्लोरीन क्या दिखाएगा अपना, कौन सा इफेक्ट शो करेगा? माइनस आई इफेक्ट। हाँ, चलो मतलब थर्ड भी हो गया क्लियर रास्ते से कि पीछे आएगा। अब OH और इसमें से कैसे बताओगे कौन ज्यादा स्ट्रोंगली एक्टिवेटिंग है? OH और स्ट्रॉन्गली इथाइल मैम, अगर एक्टिवेटिंग। स्ट्रॉन्ग अच्छा एक्टिवेटिंग बोले तो सेकंड वाला आएगा क्योंकि वो जैसे मिथाइल अगर लगाते हैं वहां पे तो फिर वो भी उसमें क्या बोलते हैं रिएक्शन को हाइपर। सपोर्ट करता है। ये भी उसी तरह से इथाइल भी उसी को सपोर्ट करेगा, लेकिन OH में वहां पे लोन पेयर है तो फिर वो काइंड ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में चल जाता है, मतलब रेजोनेंस दिखा सकता है वहां पे। तो बिल्कुल ठीक फिर है। वो सही बोल रही हो। हाँ, इसलिए रिएक्शन में 4 ग्रेटर देन 1 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 3 हो जाएगा फिर। तो तुम क्यों कह रही हो तुम्हारी ऑर्गेनिक वीक है? सही एक्सप्लेनेशन दिया है, देखो थोड़ा सा मैं बता देती हूँ इसमें। देखो, सबसे पहले तो ना ये सोचो कि थर्ड सबसे पीछे जाएगा, है ना? और अगर मैं Yes. OH और NH2 की बात करूं, नो डाउट दे आर ऑल्सो शो माइनस आई इफेक्ट एज वेल, लेकिन अगर वो प्लस M दिखा रहे हैं ना, तो माइनस आई का कोई तवज्जो, कोई औकात नहीं है, पहली बात तो ये, ठीक है। और जबकि इथाइल सिर्फ हमारा हाइपर कंजुकेशन और प्लस आई दिखाता है, गेटिंग माई पॉइंट? तो फोर्थ उसके बाद आ जाएगा, एक सॉरी सेकंड, आई एम सो सॉरी, सेकंड जो है इस नंबर पे आ जाएगा, यानी कि हमें चेक करना है फर्स्ट और फोर्थ में से। अब फर्स्ट और फोर्थ में कैसे चेक करोगे? आपको पता है नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है बेंजीन रिंग में, और ऑक्सीजन के लोन पेयर भी जा रहे हैं। अब आपको ये चेक करना है दोनों में से फिर बेटर डोनर क्यों कौन होगा? आप सबको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन ऑक्सीजन,
तो विच वन इज बेटर डोनर, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन? नाइट्रोजन इज बेटर डोनर। तो इस केस में क्या होगा, ज्यादा रिएक्टिविटी होगी, एंड फर्स्ट वाले के केस में कंपैरेटिवली कम होगी। अब आप एक बात बताओ, ये वाला पॉइंट अभी ऑर्गेनिक में मैंने कितनी बार बता दिया होगा? बहुत बार बता दिया ना। ये पूरी ऑर्गेनिक में ही आएगा सेम पॉइंट, इतनी बार आएगा कि तुम्हें ऑटोमेटिकली चीजें याद रहने लग जाएंगी। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर हुआ? यस मैम। यस मैम। सोच लो, बहुत ही ऐसे नहीं देना हाँ मैम बस हो गया, यस मैम, कॉन्फिडेंस से तो हो गया क्या। यस मैम, यस हो गया। मैम। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है, दैट इज नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में हम क्या लेते हैं, नाइट्रेटिंग मिक्सचर लेते हैं। लेट्स से कि यहाँ पे मैं ले लेती हूँ CH3 टॉल्विन ले लेती हूँ, कुछ भी ले लो आप, ठीक है। ये तो सिर्फ मैं आप लोगों का रिवीजन करा रही हूँ 11th का, ठीक है। अब आप यहाँ पे क्या लेते हो, नाइट्रेशन के लिए हम यहाँ पे नाइट्रेटिंग मिक्सचर लेते हैं, कंसंट्रेटेड H2SO4 और कंसंट्रेटेड HNO3, ठीक है। इससे जो हमें इलेक्ट्रोफाइल मिलता है, क्योंकि आपको पता है एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में वी नीड इलेक्ट्रोफाइल, हमें इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कराना पड़ेगा। अब इससे इलेक्ट्रोफाइल कैसे मिलेगा, देखो आपका HNO3 तो यही है, हाँ या ना, और H2SO4 यहाँ पे क्या, ध्यान से सुनना, एक बार नीट में क्वेश्चन आया था कि नाइट्रेशन के केस में एसिड की तरह कौन बिहेव करेगा और बेस की तरह कौन बिहेव करेगा। तो H2SO4 एसिड की तरह बिहेव करेगा और ये बेस की तरह बिहेव करेगा, ब्रोंस्टेड बेस की तरह। क्योंकि H2SO4 यहाँ पे एसिड की तरह बिहेव कर रहा है तो H+ रिलीज करेगा। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ब्रोंस्टेड बेस क्या करता है, H+ एक्सेप्ट करता है, हाँ या ना, इक्विलिब्रियम में पढ़ाया था। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, देखो क्या होगा, वाटर एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, बाहर निकल जाएगा, बोलो हाँ या ना। तो यहाँ पे क्या जनरेट हो जाएगा, NO2+ नहीं जनरेट हो जाएगा क्या। क्लोरीनेशन में क्या था, इलेक्ट्रोफाइल Cl+ था, ब्रोमिनेशन करवाते तो Br+ होता। नाइट्रेशन में कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है, NO2+। NO2+। क्या मैंने इस इलेक्ट्रोफाइल के बारे में तुम्हें नहीं बताया था, याद करो फर्स्ट लेक्चर ऑफ हेलोएल्केन एंड हेलोएरिन, जिसमें मैंने इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के आपको बताए थे। यस मैम। मैंने जान करके वहां पे लिखवाए थे, क्योंकि जो पूरे चैप्टर में यूज होने हैं वही मैंने आपको लिखवा दिए थे। अब यहाँ पे अब इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे आएगा, CH3 कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। यस मैम। ध्यान रखना CH3 मीजोमेरिक नहीं, मतलब लाइक मीजोमेरिक इफेक्ट नहीं दिखाता है, बिकॉज लोन पेयर नहीं है इसके पास, या तो ये हाइपर कंजुगेशन दिखाएगा या प्लस साइड दिखाएगा। तो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे आएगा, ऑर्थो पे आएगा और पैरा पे है। मेजर कौन सा होगा, पैरा वाला। पैरा वाला। पैरा वाला। जानवी ठीक है क्या, यस मैम। माइनर होगा, ठीक है जी, मेजर होगा। यस मैम। बढ़िया। पैरा वाला क्यों मेजर होगा? पैरा वाला इसलिए मेजर होगा मेरा बेटा, क्योंकि यहाँ पे बल्कि ग्रुप पास पास लगे हैं और यहाँ पे दूर दूर लगे हैं, इसलिए पैरा वाला मेजर होगा। यस मैम। चलो चलो आगे। नेक्स्ट आता है तुम्हारी रिएक्शन सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में क्या होता है, आप मान लो यहाँ पे क्लोरोबेंजीन ले रहे हो, इसमें आप क्या करते हो, इसमें आप लेते हो कंसंट्रेटेड H2SO4, थोड़ा सा आप हीट कर देते हो इसको। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है वो होता है SO3। कई बुक्स में SO3 लिखा हुआ है, कई बुक में SO3H लिखा हुआ है, दोनों बोल दे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल या तो ऑर्थो पे मिल जाएगा आपको या फिर पैरा पे आएगा, बोलो हाँ पैरा पे। और मेजर Yes, कौन सा ma'am. होगा, मेजर आपका ये होगा पैरा पैरा वाला। वाला। अब मैम इसका मैकेनिज्म देखो, सल्फोनेशन वाली जो रिएक्शंस होती है वो रिवर्सिबल होती है, मतलब मैं आपको पूरा बहुत डिटेल में नहीं लेके जा रही हूँ सल्फोनेशन वाली, ध्यान से सुनना। दिस इज समथिंग यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन ग्रेड 11। हाँ, हालांकि अगर नहीं पढ़े कोई बात नहीं, बट ये वो चीज है जो 11th में पढ़ा दी जाती है। लेकिन यहाँ पे मैं वही है, सेम वही चीज बताना चाहती हूँ आपको कि कौन कौन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, किस तरीके से एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस होती हैं, वो मैं यहाँ पे बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो इसमें से सल्फोनेशन एक एग्जाम्पल है एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का। कौन कौन सी करा दी मैंने, क्लोरीनेशन, आपकी नाइट्रेशन होगी, सल्फोनेशन हो गई, ठीक है। अब आती है नेक्स्ट आपकी फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। कहने को तो नहीं, छोटे टॉपिक अभी मैं बहुत कम बता रही हूँ, कम इन द सेंस कि जितने इस चैप्टर में यूज होने, अगर आप इसका डिटेल में जाओगे 11th वाले वर्जन में तो देयर आर सम एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो इन रिएक्शंस में है,
लेकिन वो काम के नहीं है आप लोगों के ग्रेड 12 में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में, तो यहाँ पे मान लो मैं ले लेती हूँ टॉलविल ले लेती हूँ, गेटिंग माय, कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग CH3 ले लो, है ना, आप OH ले लो, नहीं OH मत लो, फिनोल नहीं देता है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। अब आप पूछोगे मैम क्यों नहीं देता है, वो फिनोल वाले चैप्टर में बताऊं, ठीक है। आप CH3 ले लो, ठीक है। अगर आप मान लो Cl ले लेते हो, वो भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होता है एल्काइलेशन, मतलब कोई हमें एल्काइलेटिंग एजेंट लेना पड़ेगा, एल्काइलेटिंग एजेंट लेना पड़ेगा। जैसे मान लो मैं यहाँ पे ले लेती हूँ, सिंपल ले रही हूँ अभी मैं, CH3Cl ले सकती हूँ। किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन कराओगे, लुईस एसिड, और यहाँ पे ज्यादातर कौन सा लिया जाता है, AlCl3 लिया जाता है। सेम यहाँ पे भी यही होगा, क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन है और AlCl3 में एल्यूमिनियम के पास क्या है, वैकेंट प्योर ऑर्बिटल है, तो ये कौन देगा इसको, कोई तो देगा, क्लोरीन भैया जी आएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, CH3, Cl ने इलेक्ट्रॉन दिए, AlCl3 ने एक्सेप्ट किए। अब क्या होगा, चार्ज को न्यूट्रलाइज करना है, तो यहाँ पे CH3 प्लस और AlCl4 नेगेटिव बाहर निकल जाएगा, बोलो हाँ के ना। यस मैम। यस मैम। लुईस एसिड और कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है ये, यानी कि हमारे पास जो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ व्हेन यू यूज CH3Cl, दैट इज मिथाइल क्लोराइड, कौन सा मिल रहा है आपको इलेक्ट्रोफाइल, मिथाइल कार्बोकेटाइन मिल रहा है। तो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल कहाँ आने वाला है मेरा बेटा, इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल आपका या तो ऑर्थो पे आएगा, अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो यहाँ पे Cl ले लो, तो कहाँ पे आएगा, या तो ऑर्थो पे आएगा और पैरा पे आएगा, पैरा वाला क्या होगा, मेजर होगा, मेजर। गेटिंग माय पॉइंट। लेकिन इसमें एक बात सोचने की बेटा ये है कि फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में क्या बन रहा है, इलेक्ट्रोफाइल कार्बोकेटायन, और जब भी कार्बोकेटायन बनता है तो हमारे जहन में क्या आना चाहिए, रीअरेंजमेंट इफ पॉसिबल। हाँ के ना, बोलो महेश, ऋषभ, जसनूर, जानवी, हाँ ये ना, यस मैम। ये तो Yes, ma'am. लेकिन मैम यहाँ पे तो कुछ होगा ही नहीं, रीअरेंजमेंट CH3 पॉजिटिव में तो नहीं होता है, ठीक है। अगर मान लो लेट्स से तुम्हारे पास ये है CH3 CH2 CH2 Cl और यहाँ पे AlCl3 डला हुआ है, पूरा मैं नहीं लिख रही हूँ, बेंजीन रिंग होगी, चलो लिख देती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले तुम्हें तो पता लगाना है कौन सी रिएक्शन है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन है, यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, बोलो। प्राइमरी कार्बोकेटाइन, आपको दिमाग लगाना है, क्या यहाँ पे रीअरेंजमेंट हो सकती है, हाँ मैम, Yes, ma'am. कराओगे तो हो जाएगा। अब ये क्या बन गया आपका, कौन से डिग्री कार्बोकेटाइन, सेकेंडरी डिग्री अब कार्बोकेटाइन। ये जो है बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा, मतलब बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसको ढूंढती हुई आएगी और आपको मिल जाएगा आइसोप्रोपाइल बेंजीन। ये वाला क्वेश्चन नीट में पता नहीं 10 बार तो आया हुआ है, सेम क्वेश्चन, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ यही रिएक्शन आई हुई है, क्योंकि अभी आपने ऑर्गेनिक पूरी नहीं पढ़ी है। जब आप पूरी ऑर्गेनिक पढ़ लोगे ना, तो जो क्वेश्चंस नीट में पूछे गए हैं उसमें से एक स्टेप ये वाला भी होता है ना, ऐसे आपको सोचना है, ठीक है, हो जाएगा क्या। तो यानी कि रीअरेंजमेंट पॉसिबल होती है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में। इसका एक भाई भी है, पता है तुम्हें, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। अब वहां पे एल्काइलेशन में तुमने एल्काइलेटिंग एजेंट लिया था, एसाइलेशन में क्या लोगे, असाइलेटिंग एजेंट लोगे। जैसे मान लो यहाँ पे मान लो मैं ले रही हूँ, ये ले रही हूँ, हाँ तमनप्रीत बोलो। मैम एक मिनट बस पिछली स्लाइड दिखाना। हाँ जी बोलो। नहीं मैम, जब भी आपने बेंजीन रिंग के साथ, हाँ ये वाला, क्या हो गया, नोट डाउन कर रही हो क्या। यस मैम आ गया समझ थी। अच्छा, तो यहाँ पे जैसे कौन गिरजा बोल रही है, तो यहाँ पे हम एसिटाइल क्लोराइड ले लेते हैं, वैसे तो आप कुछ और भी ले सकते हो, लेकिन लोगे कोई एसाइल क्लोराइड ही लोगे, ठीक है। C6H5COCl भी ले सकते हो, मैंने CH3COCl ले लिया इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड। अब यहाँ पे भी सेम होगा मेरा बेटा, CH3COCl है, क्लोरीन के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है, Al के पास क्या है, एल्यूमिनियम के पास वैकेंट प्योर ऑर्बिटल है, बेचारा खाली है, इसको इलेक्ट्रॉन कौन देगा, Cl देगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वही सेम आपका इलेक्ट्रोफाइल, इसका नाम क्या है, असाइलमाइन, बोलो हाँ क्या ना। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, यानी कि अब अटैक कौन करेगा बेंजीन रिंग पे,
इस तरीके से अटैक होगा, अच्छा, यानी कि इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल कहाँ आएगा, बिकॉज Cl इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। तो यहाँ पे या तो ऑर्थो वाला बनेगा और पैरा वाला, मिक्सचर बनेगा दोनों का। बोलो। Yes, ma'am. अब मेजर कौन सा होगा, मेजर अपने पास ये वाला होगा, पैरा वाला, और ये अपने पास माइनर होगा। तो ये क्या है, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। यहाँ पे एक खास बात यह है कि यहाँ पे रीअरेंजमेंट नहीं होती, देयर इज नो रीअरेंजमेंट। अच्छी बात है ना, तुम्हें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जबकि फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में आ रही हूँ जसनूर, आपकी क्या होती है, रीअरेंजमेंट होती है, बिकॉज वहां पे कार्बोकेटाइन बन रहा है, वहां पे यहाँ पे असाइलमाइन बन रहा है, तो देयर इज नो रीअरेंजमेंट। ऑल्सो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन इज मच बेटर देन फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन के अपने नुकसान है, एल्काइलेशन के मैं बोल रही हूँ, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन के अपने फायदे हैं। हाँ जी बोलो जसनूर। मैम मेजर प्रोडक्ट हमेशा पैरा वाला ही होगा? नो 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 नो, जब मैं तुम्हें फिनोल वाले चैप्टर में लेके जाऊंगी तो देयर आर सम केसेस जहाँ पे ऑर्थो वाला मेजर होगा, वहां पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला फिर कॉन्सेप्ट आ जाता है, जिसमें हम देखते हैं कि क्या बोलते हैं, ऑर्थो वाला मेजर होता है। जैसे आपका रीमर टीमन रिएक्शन हो गई है ना, उसमें भी आपका Yes, ma'am. ऑर्थो वाला प्रोडक्ट जो होता है वो ज्यादा मेजर होता है। और एक आपकी कॉल-बेस इलेक्ट्रोलिसिस हो गई, अभी नहीं पढ़ाना, आगे पढ़ाऊंगी, उसमें भी ऑर्थो वाला मेजर होता है। ठीक है, Okay, ma'am. Yes, ma'am. हो गया, क्लियर हो गया। आप लोग घर से पढ़ के आएंगे कि वाई फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन इज बेटर देन फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। देखूंगी कौन कितने पॉइंट्स बता सकता है। क्लियर है? चलो क्वेश्चन करवाऊं, चलो आ जाओ क्वेश्चंस करते हैं, क्योंकि बेटा ऑर्गेनिक बिना क्वेश्चन के समझ में नहीं आती कभी भी, बेशक मैं कितना पढ़ा दूं आप लोगों को थ्योरी। करना एक बार, ट्राई करो आराम से, टेक योर टाइम, जल्दबाजी मत करना, अभी बहुत कुछ सीखना है तुम्हें। वेरी गुड गिरजा, मोनिका, जानवी, जसनूर ट्राई करो बेटा, सौरभ, Yes, ma'am. कर रही हूँ. अंकिता, समनप्रीत, यस मैम। हो रहा है? नो मैम। क्वेश्चन नहीं समझ में आया? मैम ये बी आर कहाँ से आ गया? कोई बात नहीं, अल्काइल हैलाइड है। अच्छा यहाँ पे Cl कर लो, सॉरी यहाँ पे Cl कर लो अभी, ठीक है। यस मैम। बताओ जी क्या लग रहा है? मैम ऑप्शन 2। फोर्थ ऑप्शन। ऑप्शन 2 किसको लग रहा है भाई? समनप्रीत तुम्हें लग रहा है क्या? मैम मैंने रीअरेंजमेंट कराई।
हाँ कराओ ना फिर। जानवी को डी लग रहा है, गिरिजा को कौन सा लग रहा है? मैम मैम फोर्थ। ऑप्शन डी, फोर्थ ऑप्शन। यस, फोर्थ ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। सबसे पहले तो आप इलेक्ट्रोफाइल बनाओ भाई, यही बनेगा। अब देखो ये तो प्राइमरी है, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट कराना पड़ेगा, तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा देखो, टर्शियरी डिग्री कार्बोकेटाइन बन जाएगा। यही क्या करेगा, बेंजीन रिंग पे जाने वाला है। अब ये कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग, बट आपको मेजर बताना है। हालांकि इसमें ऑर्थो वाला भी दिया हुआ है, बट मेजर क्या होगा, पैरा वाला। क्लियर हो गया? जस्ट नूर हो गया था बेटा, सौरभ यस मैम। ये वाला क्वेश्चन कीजिए। क्या लग रहा है? मैम ऑप्शन वन। ऑप्शन वन। फर्स्ट ऑप्शन। यस मैम। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या हुआ बेटा, बेंजीन लिया है, एसिटाइल क्लोराइड लिया है, ठीक है, और यहाँ पे क्या लिया है, एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में करवाया है। होगा क्या, वही सेम असाइलम आयन जनरेट होगा, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन होगा, और इसका नाम आपको पता होना चाहिए। अब ये देखो यहाँ पे ना इन्होंने आयुपेक नाम ना देके कॉमन नेम दिया है, तो जनरली इसका आपको कॉमन नेम भी पता होना चाहिए, ठीक है। अब यस ये क्या मैम। होता है, फिनाइल एसीटेट, तुमने सुना है सोडियम एसीटेट क्या होता है, हाँ मिथाइल फिनाइल कीटोन। अच्छा तुमने सुना है सोडियम एसीटेट, है ना? देखो हम बोल क्या रहे हैं, सोडियम पहले बोल रहे हैं बट लिखते बाद में है, ठीक है। ऐसे फिनाइल एसीटेट क्या हो जाएगा, CH3COOPH। क्लियर है, दिस इज योर फिनाइल एसीटेट हो जाएगा। ओके मैम। यस ये वाला क्वेश्चन करो। क्या लग रहा है, थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन लग रहा है, बिकॉज फ्रीडल क्राफ्ट Yes, ma'am. अल्काइलेशन और असाइलेशन में क्या होता है, जो इलेक्ट्रोफाइल आता है आपका ऑर्थो और पैरा पे आता है। गेटिंग माय यस पॉइंट? मैम। यस मैम। तो आप नाइट्रोबेंजीन Yes, ले ma'am. लोगे, वो तो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर रहा है, विड्रॉ कर रहा है, तो यानी कि वो तो डीएक्टिवेट कर रहा है रिंग को, तो यानी कि इसका आंसर क्या आएगा, थर्ड ऑप्शन आएगा। क्लियर है? यस मैम। अच्छा, अब वो बच्चे हैंड रेज करो जिनका असाइनमेंट 5 या 4 में डाउट्स हैं, नहीं तो फिर मैं रोक देती हूँ, अगर डाउट्स है तो मैं फिर बोल लूंगी, वरना फिर आगे करवाऊंगी। बताओ, हैंड रेज कर लीजिए।
जानवी के हैं, अंकिता के हैं, ठीक है डन। गिरिजा तुम भी करती हो असाइनमेंट्स बेटा? असाइनमेंट तो अभी एक दो ही हुआ है, उसके आगे नहीं किया है। करना है। बैकलॉग्स वगैरह क्लियर कर दी हाँ जी मैम, बैकलॉग्स क्लियर कर रही थी तो वो स्टॉप हो गया। ठीक है, जैसे जैसे अपना बैकलॉग क्लियर कर रही हो ना, साथ साथ वो असाइनमेंट भी पेंडिंग मत छोड़ना, करते जाना, ठीक है? ओके मैम। ओके, तो मैं एक काम करती हूँ, फिर आगे मैं नहीं करा रही हूँ, मैं डाउट्स ले लेती हूँ। क्लियर है? चलो रिकॉर्डिंग मैं ऑफ कर देती हूँ। जानवी और अंकिता तुमने